गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं हूं डॉक्टर अनुश्री पूनिया, एसोसिएट प्रोफेसर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। हेड एंड नेक कैंसर को अप्रैल में उसकी अवेयरनेस डे मंथ मनाया जाता है, तो इसलिए आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैंसर क्या है। आमतौर पे जब भी हमारे जो सेल्स डिवाइड होते हैं बॉडी के अंदर, वो एक नियंत्रित रूप से डिवाइड होते हैं, और जब भी ये किसी भी कारण से ये नियंत्रण चला जाता है तो जो सेल्स हैं वो बहुत ही तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये तेज गति से जो मास बनता है उसको हम एक ट्यूमर बोलते हैं। अब ये ट्यूमर कैंसर का भी हो सकता है और बिनाइन भी हो सकता है। बिनाइन मतलब वो नॉन कैंसरस भी हो सकता है। हम उसको कैंसरस तब बोलते हैं जब उसमें और कहीं पे भी फैलने की क्षमता हो। हेड एंड नेक कैंसर क्या है? ठीक है, तो हेड एंड नेक कैंसर अगर हम बात करें और इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो हेड एंड नेक कैंसर मुंह का जो आगे का भाग है जिसमें लिप्स है, अपने गालों के अंदर जो लाइनिंग है जिसे बकल मिकोजा बोलते हैं वो, जीभ का कैंसर, जीभ के पीछे टॉन्सिल जो ऊपर तालुआ होता है उसका कैंसर, नाक का कैंसर, नाक के पीछे का भाग नेजोफेरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे अपन लैरिंग्स बोलते हैं उसका कैंसर, या फिर जो खाना जो अपना ईसोफेगस होता है खाने की नली उसके ऊपर का जो भाग जिसे हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है इसका कैंसर। तो इतने भाग में जो भी कैंसर होते हैं उसको अपन हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। अगर हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो आंकड़ों में बात करें तो 30 to 40% जो भी कैंसर इंडिया में होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं। और अगर अपन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो अराउंड ये आंकड़ा बढ़ के 54% तक पहुंच जाता है। इसके मुख्य रूप से दो कारण है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होने की। एक तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का तंबाकू का सेवन होता है, और दूसरा एक वायरस जिसे एप्स्टेन बार वायरस बोलते हैं उसके कारण से। और जो भी हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं इंडिया के अंदर, उसमें अगर अपन देखें तो अराउंड 85% जो कैंसर होता है उसका मुख्य जो कारण है वो है टोबैको यानी तंबाकू का सेवन। ठीक है, अगर हम साइट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर पाया जाने वाला कैंसर हेड एंड नेक कैंसर है वो है लिप्स का, यानी कि अपने जो होंठ होते हैं वो, और ओरल कैविटी जिसके अंदर गालों के अंदर की लाइनिंग और जीभ का कैंसर आता है। ओवरऑल जो लिप्स और ओरल कैविटी का कैंसर है वो भारत में दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद में। और विश्व में देखें अगर अपन पूरे विश्व में जो हाई इनकम कंट्रीज है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें जो लिप और ओरल कैविटी का कैंसर आता है वो 16th प्लेस पे आता है, एज कंपेयर टू जो अपने यहाँ पर आता है वो दूसरे स्थान पे आता है। तो इसका मुख्य कारण अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हेड एंड नेक का कैंसर, स्पेशली जो ओरल कैविटी और लिप्स का कैंसर इतना कॉमन क्यों है। तो उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है टोबैको यानी कि तंबाकू। अब ये तंबाकू जो है वो दो रूप में यहाँ पे सेवन किया जाता है। एक है स्मोक्ड टोबैको जिसको बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिल्लम इसके रूप में लिया जाता है, और दूसरा है स्मोकलेस टोबैको जिसको कि जर्दा, खैनी, मिश्री, पान इस रूप में लिया जाता है। अगर हम लेबल देखें तो ये भी बोलते हैं कि टोबैको कॉजेज कैंसर, बट आई थिंक इस चीज को इग्नोर करके इसका सेवन इंडिया में जैसा अपन ने देखा गया है बहुत ज्यादा किया जाता है। और इनफैक्ट अगर देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, विश्व में 80% जो टोबैको कंजम्पशन होता है इन तीन देशों में होता है। दूसरा जो कारण है कैंसर का वो है अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन। और जो लोग शराब प्लस तंबाकू दोनों का सेवन करते हैं उनमें ये खतरा बढ़ के 10 गुना और बढ़ जाता है। इसका तीसरा कारण है वायरसेस, वायरसेस जैसे कि एचपीवी वायरस या फिर एप्स्टेन बार वायरस। पूरा ओरल हाइजीन मतलब मुंह की साफ सफाई अच्छे ना रखना, या फिर कोई शार्प टूथ हो जो कि बार बार एक जगह रगड़ा जा रहा हो। कुछ कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, और इसी यही कारण है जैसे कि अपन ने देखा 85% जो कॉजेज हैं वो टोबैको के कारण है, और जो बाकी कॉजेज हैं वो अराउंड 15% है वो बाकी कारण है। तो जो लोग
कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने तंबाकू का सेवन कभी नहीं किया, अल्कोहल का सेवन कभी नहीं किया, फिर भी हमें कैंसर क्यों हो गया। तो कई बार ये कारण जेनेटिक भी हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर अपन देखें तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत प्रीडिस्पोजन करता है, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है अपना लाइफस्टाइल, यानी कि तंबाकू और शराब का सेवन। तो जैसे कि अपन ने इसके कॉजेस की बात की, उसी तरह से क्या अपन इसको बचा भी सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको बचाया जा सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अपन इसको बचा सकते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन ना करना, शराब का सेवन ना करना, एचपीवी इन्फेक्शन से बचना, एचपीवी की वैक्सीन लगवाना, खान पान अच्छा रखना, और यूवी लाइट एक्सपोजर, जो धूप का एक्सपोजर है बहुत लंबे समय तक, उसको अवॉइड करना। अब इसके मुख्य सिम्टम्स, लक्षण क्या हो सकते हैं? यूजुअली दो प्रकार से ही आ सकता है। एक तो प्री मैलिग्नेंट लीजन, यानी कि उन पेशेंट्स में जो कि लोगों में जो कि तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनमें अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे हैं जो कि कैंसर में कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। ये आमतौर पे इनको ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोला जाता है। इसके अंदर अगर अपन देखें तो गालों के अंदर या ऊपर तालुए पे सफेद रंग के, लाल रंग के पैच आने लग जाएंगे, और ये पैच किसी भी ट्रीटमेंट से जाते नहीं है। उनको अगर अपन हटाने की कोशिश करें तो भी वो हटते नहीं है, ठीक है। और एक होता है जिनमें कैंसर के लक्षण आने लग गए हैं। इसमें यूजुअली कोई छाला हो जो कि काफी लंबे समय से हो, 3 हफ्ते से ज्यादा तक वो रहे ट्रीटमेंट के बावजूद, तब उसको अपन को कैंसर की जांच करनी चाहिए। या गले में कोई गठान आने लगे, या फिर नाक से खून आने लगे, या डबल दिखाई देने लगे, एक साइड का हेडेक होना, आवाज में बदलाव होना, वजन कम होना, विच इज अनइंटेंशनल, मतलब बिना चाहे वजन कम हो रहा है, खाने में या निगलने में तकलीफ होना, या कान में दर्द होना, ये सारे मुख्य लक्षण हो सकते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। अब इसको अपन जांचे कैसे, डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाए? तो मेनली जो इसका डायग्नोसिस है वो किया जाता है बायोप्सी द्वारा, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ एंडोस्कोपी द्वारा, जैसे कि नेजोफेरिंगोस्कोपी या डीएलस्कोपी जिसे बोलते हैं, वो जांच करना, सीटी स्कैन द्वारा, एमआरआई द्वारा, या फिर पेट स्कैन। ये वेरियस टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है, तो वो कौन सी स्टेज का है। अब इसका अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अपन अपने पास मल्टी मोडालिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में क्या किया जाता है? यूजुअली जो मुंह के आगे का भाग है, जैसे ओरल कैविटी का कैंसर हो गया, या टंग का कैंसर हो गया, वॉइस बॉक्स का कैंसर हो गया, इसमें यूजुअली सर्जरी का रोल आता है। इसमें जो जो भी कैंसर से ग्रसित पार्ट है उसको हटाया जाता है, और अगर उसमें डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो तो अपन बॉडी के जैसे किसी और पार्ट से ये फ्लैप लेके उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो अपने पास ऑप्शन होता है वो रेडियोथेरेपी का होता है। यूजुअली जो टॉन्सिल्स के कैंसर होते हैं, या जीभ के पिछले हिस्से के कैंसर होते हैं, वॉइस बॉक्स के कैंसर होते हैं जिसको लैरेंजियल कैंसर बोला जाता है, या हाइपोफेरेंजियल, इसमें रेडिएशन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और इनफैक्ट रेडिएशन को लैरिंक्स के कैंसर में एज ऑर्गन प्रिजर्वेशन मोडालिटी भी यूज किया जाता है। रेडिएशन क्या है? यूजुअली इसमें क्या किया जाता है, मशीन द्वारा एक जो हाई डोज की एक्सरेज होती हैं, वो अपन एक जो ट्यूमर वाला एरिया है वहां पर टारगेट करते हैं, और जो वहां पे ट्यूमर सेल्स है उसको किल किया जाता है। रेडिएशन का एक दूसरा फॉर्म भी होता है जिसको ब्रैकीथेरेपी बोला जाता है। इसमें जो रेडिएशन का सोर्स है वो ट्यूमर के अपन नजदीक में रखते हैं। तीसरा जो अपने पास मोडालिटी अवेलेबल है वो है कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है कि जो इंजेक्शंस होते हैं वो सलाइन के द्वारा, नसों द्वारा बॉडी में दिए जाते हैं, और जो जहाँ पे ट्यूमर सेल्स हैं वो वहां पे जाके उनको डिस्ट्रॉय करता है। चौथा एक जो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी में ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के
और उस इम्यूनिटी द्वारा ट्यूमर सेल्स को किल किया जाता है। मतलब अपनी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी को काम में लिया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। अब अगर कुछ ट्रीटमेंट होता है तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को अपन आमतौर पे दो रूप में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट, यानी कि जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो या ट्रीटमेंट से लेकर 3 महीने तक रहे, और एक होता है लेट साइड इफेक्ट जो कि 3 महीने के बाद होते हैं यूजुअली। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर हो और उसको अपन सर्जरी से निकाले तो कई बार डिफेक्ट आता है, उसको अपन को दूसरे फ्लैप से करना जोड़ा जाता है। उसके कारण कई बार फेशियल डिफॉर्मिटी हो सकती है। रेडिएशन के कारण मुंह के अंदर छाले होना या फिर स्किन चमड़ी जो है लाल होके काली होना, ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पे देखे गए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और कीमोथेरेपी के जो यूजुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होता है उल्टी होना या फिर हीमोग्लोबिन या वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाना, भूख कम हो जाना, ये आमतौर पे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। लेट साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली गर्दन में जकड़न आ जाना, मुंह सूखना या फिर थोड़ी टाइटनेस होना। अगर अपन 20 साल पहले से कंपेयर करें आज की ट्रीटमेंट जो मोडालिटीज हैं और टेक्निक्स हैं, तो पहले के मुकाबले अभी जो ट्रीटमेंट है वो काफी एडवांस हो चुका है, और जो भी अपन साइड इफेक्ट्स अभी अपन ने चर्चा की है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुके हैं। दूसरी चीज जो साइड इफेक्ट कम करने में मदद करता है वो है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब ट्रीटमेंट अपना पूरा हो चुका है, लेकिन जो भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो सेट इन ना हो और वो धीरे धीरे चले जाएं, उसके लिए रिहैबिलिटेशन बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आफ्टर सर्जरी कंधे की एक्सरसाइज करना, शोल्डर यानी कि शोल्डर एक्सरसाइज करना, गर्दन की एक्सरसाइजेस करना, रेडिएशन के बाद रेगुलर गर्दन की एक्सरसाइज करना। कई बार जीभ के कैंसर में कुछ पार्ट जीभ का निकाल दिया जाता है, और हमें पता है जीभ कितनी हेल्पफुल होती है खाना पीछे धकेलने के लिए, तो उसके स्वॉलोइंग एक्सरसाइज करना, स्वॉलोइंग यानी निगलने की एक्सरसाइज कुछ सिखाई जाती है। मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस करना, और जिनमें वॉइस बॉक्स रिमूव हो गया है उनमें वॉइस रिहैबिलिटेशन, मतलब जो अपना बचा हुआ वॉइस बॉक्स है उसमें आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स से कैसे बोलना है वो सब सिखाया जाता है। तो एडवांस टेक्निक्स, रिहैबिलिटेशन, ये चीजें अपनी साइड इफेक्ट्स कम करने को में मदद करती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो साइड इफेक्ट्स कम करने में मदद करती है वो है अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि अगर पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करता है और बीमारी बहुत छोटी होती है तो उनमें साइड इफेक्ट्स आने की संभावना अपने आप ही काफी कम हो जाती है। अगर हम क्योर रेट्स की बात करें तो जो वॉइस बॉक्स का कैंसर है उसके क्योर रेट्स आज की तारीख में सबसे अच्छे हैं एज कंपेयर टू जो हाइपोफैरिंक्स यानी कि खाने की नली, भोजन नली के ऊपर का जो भाग है उसके कंपैरिजन में। और अगर हम स्टेज वाइज बात करें तो डेफिनेटली स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो आउटकम्स हैं, क्योर रेट्स हैं, वो तीसरी और चौथी स्टेज के मुकाबले काफी बेहतर है। और जो देखा गया है इंडिया के अंदर अराउंड 60% पेशेंट्स जो हैं वो एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, और जो अराउंड 30 to 40% पेशेंट्स हैं वो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। अगर इस रेशियो को अपन किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं और अर्ली स्टेजेस के कैंसर को अगर अपन जल्दी डिटेक्ट कर सकें तो अपनी जो क्योर रेट्स हैं वो और भी बेहतर हो सकती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज की तारीख में है वो है प्रिवेंशन। जैसा कि अपन सब जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो तंबाकू का सेवन ना हो, एटलीस्ट आप अपने आसपास वालों में जागरूकता फैलाएं, उससे अपन इस चीज में मदद हो सकती है। और आज की तारीख में अराउंड 50% पेशेंट्स ही सरवाइव कर सकते हैं बियॉन्ड 5 years, और अगर अपन इसको जल्दी डिटेक्ट कर लें तो यही रेट अपनी 80 to 90% हो जाएगी। थैंक यू।